आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची को अंधेरे में डूबे 28 घंटों से जायद गुजर गए हैं कि इलेक्ट्रिक के तमाम ग्रिड्स की बहाली के दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहर कायद में अब तक कई इलाकों में बिजली बहाल ना की जा सकी। बिजली ना होने से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की मजीद आंख मचोली जारी रहने का इंदिया भी दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक एयरपोर्ट, अस्पताल, वाटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल की जा चुकी है। आपको बताएं इस हवाले से कि कहा जा रहा है कि बिजली बहाल कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए कल 7:34 पे मुल्क भर में जो बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, नेशनल ग्रिड से जो बिजली फराहमी मुअत्तल हुई थी, जिसके बाद मुल्क भर में जो एक के बाद एक करके जो मेन स्टेशन से वो ट्रिप कर गए थे। आखिर में आके कराची भी पूरी सप्लाई बंद हो गई थी और मजबूरी तौर पर देखा जाए, जैसे कि आपने भी बताया, 28 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कराची में मजबूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं हो सकी है। और यहाँ पे जो KLT का अमला है, जो अब बार बार कोई अपडेट हम पूछ भी रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं अहम तनसीबात, एयरपोर्ट, अस्पताल, वाटर पंपिंग स्टेशन पर जो है बिजली बहाल की जा चुकी है। साथ ही बताया इस वक्त KLT के तमाम ग्रिड स्टेशन फाल हैं और इलाके की सतह पर बहाली का अमल जारी है। यानी कि इस वक्त अभी देखा जाए, जैसे कि वफाकी हुकूमत ने बताया है कि तमाम जो ग्रिड जो है वो बहाल कर दी गए NTDC के, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए इस वक्त कराची में तो तमाम ग्रिड स्टेशन तो फाल हो गए, लेकिन इलाके सतह पर जो बहाली का यानी PMT से जब ऑन किया जा रहा है तो बार बार ट्रिपिंग आ रही है। और यहाँ पे जो इस वक्त देखा जाए कि सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए शहर में जो इस वक्त जो बड़े पैमाने पर जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला है को आरटी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है, ये भी कहा जा रहा है। KLT की जाने हैरानकुन बात यह है कि 28 घंटे से तवील जो बिजली की फराहमी मुअत्तल रही, इसके बावजूद KLT की जानिब से जो कहा जा रहा है कि आरटी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है, इससे भी हैरानकुन बात है। ये भी बताऊं आपको, जब बिजली वाटर बोर्ड की जो मेन पंपिंग स्टेशन है वहां से जो सप्लाई, जो कराची को पानी की सप्लाई वो बंद हो गई थी, वो भी देखा जाए। और वाटर बोर्ड के हुक्काम ने भी ये कहा था कि जब जब बिजली जाती है तो तकरीबन रीस्टोर में 40 से 48 घंटे रखते हैं कि जो रीस्टोर होता है। साथ ही वहाँ एक 72 इंच की पाइपलाइन थी जो कि बस हो गई थी, वो 25% जो कराची शहर को पानी आता था वो भी रुक गया। मजबूरी तौर पर यौमिया कराची को 55 करोड़ गैलन पानी सप्लाई होता है। कल से अब तक देखा जाए 28 घंटे से तो तकरीबन 70 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं हो सकता है। शहर में पानी की भी शदीद कमी का सामना है। साथ ही यहाँ पे देखें तो पानी की भी परेशानी, आवाम को यहाँ पे सभी जो बिजली नहीं थी तो जो पंप नहीं चले तो पानी वो भी नहीं है, क्योंकि कराची में मसला ये है कि पानी भी पंप चलाकर जो है घरों में जमा किया जाता है कि बिजली नहीं थी, पंप नहीं चले और पानी भी नहीं आया, तो उनके साथ शदीद बहरान का सामना है कि एक तो बिजली नहीं है, साथ ही पानी का बहरान भी सामने आ गया। यहाँ पे KLT की बात करें तो KLT इस बात फिर कर रहा है कि सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए जो शहर में कह रहे हैं जहाँ जहाँ बिजली बहाल हुई है वहाँ लोड मैनेजमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मजबूरी तौर पर कराची की डिमांड देखी जाए तो इस वक्त सर्दियों में जो है 1700 से 1800 मेगावाट जो है बिजली की डिमांड है, लेकिन यहाँ पे पूरे शहर में अभी भी जो है बिजली जो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है। और यहाँ बता रहे कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है अभी मगराबाद जो है बिजली बहाल, जिसमें बल्दिया, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, क्रिप्टन समेत औरंगी टाउन, करीमाबाद और दीगर जो है मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल तो की जा सकती है। और जाके एयरपोर्ट, अजीजाबाद, सिविल सेंटर, डिफेंस, बिजली FB एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली बहाल की गई। यहाँ पे ये भी कहा गया कि मजबूरी तौर पर पूरे इलाके में बिजली बहाल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बहाली का काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें गुलशन इकबाल है, जैकब लाइन है, कोरंगी है, लांडी है, करीमाबाद है, उससे मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ बिजली बहाल की जा रही है मरहलावार। और यहाँ पे ये मरहलावार बिजली बहाल की जा रही है, कोशिश की जा रही है। अशरफ खान, आप हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे हबीब खान ने। हबीब, दावा किया गया था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि बिजली बहाल हो रही है, दावा था, फिर भी मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल क्यों नहीं हुई है, वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, शहर के इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल के हवाले से बात करें तो 60 से 70% पे हिस्सों में जो है वो बताया जा रहा है कि बिजली इस वक्त जो है वो बहाल कर दी गई है। KLT हुकाम की जानिब से भी सुबह में ये दावा किया गया था कि शहर के जो अहम तनसीबात हैं, अस्पताल है, एयरपोर्ट है और इसके साथ साथ जो कराची के मेन जो इस वक्त जहाँ पर इदारे हैं जहाँ बिजली की ज़रूरत है, उन इदारों में उन तमाम तर जहाँ पे बिजली की इस वक्त ज़रूरी फराहम करना था वहाँ
वहाँ बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है। साथ ही साथ शहर के रिहायशी इलाकों की अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो शहर के कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ ताहाल बिजली जो है वो बहाल नहीं हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका इस वक्त जो है वो गुलशन हदीद और इसके साथ साथ मलीर के इलाके हैं, जहाँ तकरीबन इस वक्त 28 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और बिजली बहाल नहीं हुई है। के इलेक्ट्रिक हुकाम से हमारी अब से कुछ देर कबल बात हुई है तो उनका ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त जो है वो अपनी जो बिजली की पैदावार है उसके ऊपर मुनसर है और इससे तमाम तर जो ज़राए जो कराची में के इलेक्ट्रिक के अपने बिजली पैदा करने के ज़राए हैं उनको इस वक्त बरोकार लाया जा रहा है। ख़ास तौर पर बिन कासिम पावर प्लांट 2 के हवाले से बात हुई है तो बिन कासिम पावर प्लांट 2 और इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक से जो जुड़ी IPPOs है उनसे बिजली की इस वक्त सप्लाई जो है वो की जा रही है। बिन कासिम पावर प्लांट इस वक्त 1 जो है वो बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से NTDC की जो बिजली है उस पर के इलेक्ट्रिक इंहिसार कर रहा है। कल हमने देखा कि कराची में जब NTDC की लाइन ट्रिप हुई तो बड़ा ब्रेकडाउन रहा कराची में और शहर के मुख्तलिफ जो इलाके थे वो अंधेरे में डूबे रहे। ये सिलसिला अब भी 28 घंटे गुजर जाने के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरकरार है। साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये भी कहना है कि जो बिजली की तरसील का निज़ाम है उसमें बहाली के लिए इक़दाम तो किए जा रहे हैं, मगर बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए के इलेक्ट्रिक हुकाम इस चीज़ की भी साथ साथ ये वजाहत दे रहे हैं कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो कराची में लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत जारी रखा जाएगा। गुज़िश्ता 24 से अगले 24 से 48 घंटों में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो मुतासिर रहेगी, क्योंकि जिन इलाकों में लोड ज़्यादा होगा उनको बैलेंस ये तो बताया जा रहा है। लेकिन मेन इशू हमारे पास ये आ रहा है कि अस्पताल में इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि 28 घंटे गुजर गए हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की अस्पताल में भी जरूरी होती है। ऑपरेशन जो है वो मनसूख किए गए थे, वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ की बहाली के अमल की? बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में और साथ ही साथ कराची के जो वाटर बोर्ड के तमाम तर दफातर हैं, वाटर पंपिंग स्टेशन हैं, इसके साथ एयरपोर्ट है और अहम तनसीबात, इन तमाम तर जगहों पे के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की फराहमी का जो अमल है उसको अब मुकम्मल कर लिया गया है। और अब से कुछ देर कबल तक यही अपडेट है कि तमाम तर शहर के जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनमें बिजली की तरसील जो है वो बहाल कर दी गई है। रिहायशी इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जो लोड मैनेजमेंट का प्लान है वो बरकरार रखा जाएगा, लेकिन जो अहम तनसीबात है जिसमें अस्पताल बिलखुसूस, क्योंकि कल हमने देखा था कि बहुत सारे अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा, ऑपरेशन जो है वो इस वजह से मौखर हुए, लेकिन आज सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर कराची के तमाम तर अस्पतालों पर बिजली की सप्लाई को जो है वो यकीनी बनाया गया। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट और जो कराची के वाटर पंपिंग स्टेशन है, क्योंकि हमने देखा कल से अब तक जो टाइम गुजरा है 28 घंटे का, शहर में पानी का स्टेशन की बात जहां कर रहे हैं तो वहां ये भी बात ज़ेर गौर आ रही है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर भी 72 इंच की कतर लाइन नंबर 5 फट गई है, जिसका वजह से मजीद दुश्वारी का सामना है। हम देखते हैं कि कराची में आए रोज आग लगने के कितने वाकयात हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड के स्टेशन में पानी की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा होती है। इस हवाले से क्या अपडेट है, ये मामला कब तक हल होगा? अब बिल्कुल देखिए, इस अब से कुछ देर कबल धाबेजी पंपिंग स्टेशन के हवाले से भी यही अपडेट आई है कि वहाँ पर अब तमाम तर काम जो है उसको मुकम्मल कर लिया गया है, सरगर्मियाँ बहाल हो चुकी हैं और तमाम तर शहर को उस लाइन से जो पानी की सप्लाई की जाती है उसको बहाल कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर फायर स्टेशन के हवाले से बात करें तो शहर में सर्दियों के मौसम में बिलखुसूस हम देखते हैं कि जो आग लगने के वाक़यात होते हैं वो ज़्यादातर उनमें इजाफा हो जाता है, और ऐसे तमाम तर हालात और वाक़यात से निपटने के लिए कराची के तमाम तर जो पंपिंग स्टेशन हैं उनको एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया है। तमाम तर पंपिंग स्टेशंस पर बिजली की सप्लाई जो है वो बिला किसी तात्तुल के जारी है और कराची में पानी की जो तमाम तर सप्लाई है उसको बहाल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। और मुल्क में बिजली का बहरान कराची के ताजरों के लिए आजमाइश बन गया। दूसरे रोज भी जारी बिजली के तातुल ने मार्केटों की रौनकें मांद कर रखी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी, कि बिजली का बहरान बदस्तूर बरकरार है और मार्केटों में लाइट ना होने वजह से ताजी बरादरी और दुकानदार जो है वो परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर आरिफ, जो कि मलीर की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं उसके सदर हैं। आमिर से जानते हैं, आमिर मलीर में क्या सूरत हाल है जो इस वक्त बिजली गायब है और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जब बिजली एक दिन के लिए चली जाती है, फिर बुरहान का सामना होता है, ब्रेकडाउन की सूरत हाल सामने आती है, तो उस वक्त कितनी ज़हनी अजियत होती है?
इस वक्त वैसे मुल्क के अंदर जो बिजली का शॉर्टफॉल की वजह से वैसे ही हम परेशान हैं और पूरे दिन वैसी लाइट नहीं होती। अगर इस तरह का शटडाउन हो जाए तो इसका मुतबादिल ज़राए होने चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि जब ताजिरों को कोई भी प्रोडक्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक से मुंसलिक जो चीज़ें होती हैं उनको किसी भी चीज़ को कस्टमर को सेल करते वक्त हमें लाजिम और मुल्ज़िम होता है कि हमने उसको चेक करानी होती है। लेकिन जब चेक करा रहे होते हैं तो जब लाइट नहीं होती तो कस्टमर डिस्टर्ब होता है और वो चीज़ छोड़ के चले जाता है। और आज सुबह से मार्केट से मुस्तकिल फ़ोन आ रहे हैं कि भाई वो लाइट का क्या करना है। तो अभी जो ये बताते हैं तो तकरीबन 8 से 10 घंटे तक भी लाइट नहीं होगी मेरे ख्याल से, और 8 से 10 घंटे बाद ये शुरू करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। अब अल्लाह ताला खैर आफियत फरमाए। क्या आपके नज़दीक क्या हल है, हुकूमत को क्या करना चाहिए जब ब्रेकडाउन की सूरत हाल हो? बस इसका सब्स्टिट्यूट रखना चाहिए ना। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये अचानक शॉर्टफॉल आया है उसको पूरा करने के लिए, ब्रेकडाउन को पूरा करने के लिए इसका मुतबादिल चीज़ें होनी चाहिए, मुतबादिल ज़राए होने चाहिए ताकि इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, जैसे कि हम दूसरे ममालिक में जाते हैं वहाँ पर कभी भी इस तरह से नहीं होता कि एक लम्हे के लिए लाइट चली जाए। लेकिन ये पाकिस्तान इल्ला माशाअल्लाह है, अल्लाह ताला इसके मामलात को आसान करे मुश्किल हालात में। जी बिल्कुल, ये थे आमिर आरिफ जिनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऐसा निज़ाम बिजली का जो है वो मुतारिफ कराया जाए कि अगर ब्रेकडाउन की सूरत हाल हो तो वो मुतबादिल निज़ाम जो है वो फौरी तौर पर फ़ाल हो जाए और उसके बाद मुल्क भर में जो है बिलखुसूस कराची समेत मुख्तलिफ़ शहरों में वहाँ पर बिजली मामूल के मुताबिक बहाल रह सके। जी, बिजली गायब, पानी की किल्लत, मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन। शहर कायद की बिजली 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। बिजली ना होने के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है, जिस पर शहरी शदीद परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त लाइन्स एरिया में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शोएब, बताइएगा। में कल जो है वो बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। इस सिलसिले में कल कराची के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की जो है बिजली मुनक़ता थी। ताहम आज 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शहर कायद की बिजली जो है मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल, DHA फेज़ 2, डिफेंस, क्लिफ्टन और इसके अलावा आज़म बस्ती लाइन्स एरिया में बिजली जो है नहीं आ रही है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली ना होने के बायस जो है मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत भी जो है वो पैदा हो गई है, जिस पर जो है शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का यही कहना है कि इन्हें जो है बहुत मुश्किल का सामना है। हमारे साथ लाइन्स एरिया के कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि पानी ना आने के बायस जो है वो कैसे अपना जो है वो गुजारा कर रहे हैं। कल से बिजली नहीं है शहर में, क्या इस पर जो है वो कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल यही परेशानी है हमारे को कि जो ना एक तो लाइट तो वैसे ही नॉर्मली जाती रहती है बहुत, और कल तो पूरे दिन नहीं रही लाइट, और इसके बरक्स के हम लोग पानी के भी परेशान हुए कि पानी आया नहीं बिल्कुल भी ना कल हमारे पास। और इसको हम बिल्कुल पर तक हम बोलना चाहते हैं कि इसको प्लीज़ देखा जाए, क्योंकि परेशानी बहुत है हमारे को लाइट की भी और पानी की भी। जी आप बताइएगा, पानी नहीं है तो किन मुश्किलात का सामना हो रहा है और कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। बात ये कि भाई ये जो लाइन्स एरिया है, जैकब लाइन सेक्टर 1 है, ये कराची की जान है, ठीक है ना, सदर के बीचम बीच कराची की जान है। और यहाँ तो हमारे साथ सुतेली माँ से भी बुरा बितर सलूक है यार, ठीक है। यहाँ पानी नहीं है, मुस्तकिल पानी नहीं है। उसके अलावा अब सर्दी है, सर्दी में भी 5-5 टाइम, 4-4 टाइम, 6-6 टाइम लाइट नहीं है यार। खुदारा रहम करो यार, रहम करो, मेहरबानी होगी। और दीगर इशू पे तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम ये 2 इशू पे बात कर ले तो यार कुछ रहम करो। हमारे हुकाम बाला से एक गलती जाए कि भाई इस पे ज़रा गौर किया जाए। ये देखिए अम्मा क्या बोल रही है, बहुत दीगर मसाइल है, लेकिन मैं तो अभी इस पे ही बात करूँगा आपसे। शुक्रिया। जी बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन और वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन पर वाटर बोर्ड की जानिब से दावा किया जा रहा है कल जो है बिजली मुनक़ता हो गई थी, ताहम वो बिजली बहाल कर दी गई है। इसके बाद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जो है नहीं आ सकी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हो चुका है, जिस पर शहरी जो है हमें परेशान दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओगरा की पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतालिक क्यास आराइयों की तरदीद कर दी। ओगरा ने साफ कह दिया कि मुल्क में पेट्रोल के 18 रोज़ और डीजल के 37 दिनों के ज़खायर मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि तरदीद कर दी गई है इससे मुतालिक क्यास आराइयों की?
डीजल की किल्लत से मुतल्लिक कहा था, उनकी सख्ती से तरजीह की गई और ये भी कहा है कि मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के वापस जखायर मौजूद है। मुल्क में पेट्रोल के 18 दिनों के जखायर मौजूद हैं, जबकि डीजल के 36 दिनों के जखायर मौजूद हैं। और साथ ही ये बताया कि 1,01,000 मैट्रिक टन दरामदी पेट्रोल लेकर बहरी जहाज जो है लेकर आउटर एंकरेज पर जो है कराची की बंदरगाह के करीब पहुंच गया है। और जहाँ पे ये भी बताया कि मुकामी रिफाइनरी से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब को पूरा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और मुल्क में कोई भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कोई भी किल्लत नहीं है। और कहा है कि अवाम परेशान ना हो और जो आपको मुल्क भर में किसी भी पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल की किल्लत नजर नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। सिंध हाई कोर्ट में माली ने डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की की दरख्वास्त दे दी। मोहम्मद सुहेल ने दरख्वास्त में कहा, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में हेड माली के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। होम्योपैथी की डिग्री हासिल की हुई है, कॉरपोरेशन में असामी भी है। मज़ीद केस के हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। अहमद बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद इकबाल और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है और शौन नबी एडवोकेट हैं जो कि माली की जानिब से पेश हुए और उनका ये कहना था कि डॉक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाए। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में हेड माली के ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, ऐसा कहना था मोहम्मद सुहेल का अपनी दरख्वास्त में। और उन्होंने ये कहा कि होम्योपैथिक की डिग्री हासिल की है और कॉरपोरेशन में असामी भी खाली है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आपको अब मुलाजमत की क्या ज़रूरत है, अपना क्लिनिक खोल लें। अदालत ने कहा कि हम और आपके वकील आपकी क्लिनिक दवा लेने के लिए आएंगे और इस रिमार्क्स पर अदालत में मुस्कुराहट लोगों के चेहरों के ऊपर आई और जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने उनके वकील शौन नबी से मुकालमा भी किया और कहा कि क्या आप अपने मुवक्किल से जो कि माली हेड थे और अब डॉक्टर बन चुके हैं, क्या आपने दवाई ली है। ताहम अदालत ने कहा कि जो दरख्वास्त है इसके काबिल समाअत होने से मुतल्लिक जो मामला है उसका फैसला आज ही किया जाएगा। जी, फैसला जो है वो आज ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। सिंध सरकार ने महकमे तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड के 24 रीजनल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद होंगे। सिंध हुकूमत सिंध सेक्रेटेरिएट के 1 से 4 ग्रेड के आपको बता रहे हैं 24 रीजनल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी बोर्ड ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, इस सवाल से अपडेट हासिल करेंगे। आज़ाद नोडियो ने हमें ज्वाइन किया है। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी में जो है 24-17 ग्रेड के मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, जिसका महकमा तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत तुफैल अहमद अगड़ो को मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसर MEC रीजनल ऑफिस सक्कर तैनात किया गया। अजीज रहमान को मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसर MEC जो रीजनल ऑफिस हैदराबाद, शाहजेब अहमद शेख को जो रीजनल ऑफिस कराची, मोहम्मद सलमान शेख को रीजनल ऑफिस कराची, मोहम्मद अजीम जरवार को मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसर MC रीजनल ऑफिस कराची, इस तरह गुलाम अल्लाह महर को मॉनिटरिंग अफसर कराची, इसके तहत जो है सैयद शफकत शाह को मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसर हैदराबाद, मोहम्मद आमिर आरइन को मॉनिटरिंग अफसर रीजनल ऑफिस सक्खर, मोहम्मद रहीम कुरेजा को सक्खर, रशीद जुमानी को मॉनिटरिंग ऑफिसर लाड़काना, इस तरह काशिफ अनवर कुरेजा समेत 24 मॉनिटरिंग एवोल्यूशन अफसर के मुख्तलिफ रीजन में तकर्रुर तबादले कर रहे हैं। जी अच्छा आज़ाद, इस सवाल से भी अपडेट कीजिएगा। सिंध हुकूमत ने सिंध सेक्रेटेरिएट के 1 से 4 ग्रेड के 165 छोटे ग्रेड के मुलाजिमीन को अगले 11 ग्रेड में कंप्यूटर ऑपरेटर के ओहदे पर तरक्कियां दे दी हैं। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 1 से 4 ग्रेड के जो मुलाजिमीन जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स किया था, उनको 11 ग्रेड में तरक्कियां दे दी है। ये 165 मुलाजिमीन है जिनको सेक्रेटरी सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद सलीम राजपूत की सदर होने वाले इजलास में इनको अगले जो है 11 ग्रेड में कंप्यूटर ऑपरेटर के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। इन्होंने IPS सक्खर से टेस्ट पास किया था, जिसके बाद इनको टेस्ट पास करने के बाद इनको बाकायदा तौर पर अगले 11 ग्रेड में तरक्कियां दे दी है। लेकिन ये हैं छोटे ग्रेड के मुलाजिम, इनको सीनियरिटी के लिहाज से 11 ग्रेड में कंप्यूटर ऑपरेटर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो।
MQM पाकिस्तान ने तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है। बंद सियासी दफातर के मामले पर MQM का वफ्द आइंदा चंद रोज़ में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म को 30 मार्च को होने वाले मुआहदे में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ MQM के कराची और हैदराबाद में मुख्तलिफ शोबाजात के इजलास में कारकुनान और ज़िम्मेदारान शरीक हुए। इजलासों में खालिद मकबूल सिद्दीकी को बंद सियासी दफातर फौरी खोलने के लिए आला हुकाम से राबते की तजवीज़ दी गई। इस सिलसिले में MQM ने गवर्नर सिंध को भी तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से MQM को किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई गई है। चीन से मंगवाई गई मालगाड़ियों के साथ लगने वाली 70 स्टेट ऑफ द आर्ट वैगनें कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद है। कुछ वैन्स को गुज़श्ता रोज़ कराची से लोड करके रवाना किया गया। मज़ीद बताएंगी आदिया नाज। चीन से मंगवाई गई स्टेट ऑफ द आर्ट 70 वैगने माल बरदार गाड़ियां जो हैं वो कराची सिटी स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। कुछ गाड़ियों को गुज़श्ता रोज़ जो है वो माल के साथ लोडिंग के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो रवाना किया गया था, जबकि कुछ इस वक्त यहाँ से जो है वेस्ट वाफ पहुँच चुकी हैं, जहाँ पर उन पर माल की लोडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। उस लोडिंग के बाद आज मज़ीद गाड़ियों को जो है वो रवाना किया जाएगा। ये इन गाड़ियों की खसूसियात ये है कि 820 गाड़ियों का ये मनसूबा, जिनमें से 70 यहाँ पहुँची हैं और बाकी की प्रोडक्शन जो है वो यहीं यानी कि पाकिस्तान में ही की जाएगी और ये एक बड़ा मंसूबा है। अच्छी बात ये है कि महकमा रेलवे की जानिब से अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि पहले हमने देखा कि गुज़श्ता माह ग्रीन लाइन की बोगियां यहाँ पहुँची थी चीन से, 46 बोगियां पहुँची थी, जबकि ये कहा गया था कि तकरीबन 180 के लगभग बोगियां जो हैं वो पाकिस्तान खुद बनाएगा। इसी तरह से 70 स्टेट ऑफ द आर्ट वैगने जो हैं माल बरदार गाड़ियाँ वो पाकिस्तान पहुँची हैं, जबकि बाकी 820 में से जो गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान खुद बनाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये एक अच्छा इजाफा है कि पाकिस्तान अब खुद अपनी चीज़ें जो है वो बनाएगा। बेशक पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आएंगे, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट अपनी होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होगा। इन वैगनों की खसूसियात के हवाले से अगर बात करें तो पहले हमारे पास जो वैगनें मौजूद थी वो तकरीबन 70 टन वजन के साथ 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती थी, जबकि अब जो वैगनें आई हैं चाइना से वो 70 टन के साथ तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा ये महकमा रेलवे का इस हवाले से ये बताना है कि ये मंसूबा जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे के तहत रखा गया है और इसको इन वैगनों को जो है वो जल्द मज़ीद बनाने के बाद इन्हीं ट्रैक्स पर उतारा जाएगा और फिर जो माल है हिफाजत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाया। नाज अपडेट कर रही थी कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने दावा किया है कि रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन के फीडर्स मुकम्मल बहाल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन के 1600 के करीब फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। सार्फिन को बिजली की फ्राहमी मामूल के मुताबिक जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक का दावा ठीक है? जी, कराची के शहरियों की अच्छी खबर है कि तकरीबन 28.5 घंटे बाद जो अच्छी खबर सामने आई है कि कराची के रिहायशी कमर्शियल सार्फिन के फीडर्स जो है मुकम्मल बहाल हो गए और कराची के रिहायशी कमर्शियल सार्फिन को बिजली फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। रिहायशी कमर्शियल सार्फिन के 1600 के करीब जो फीडर्स है वो बहाल कर दिए गए और मजीद जो फीडर पर जो है बहाली का अमल जारी है। मजबूत तौर पर इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर है, जिसमें 1600 फीडर अब तक बहाल हो गए और इस वक्त देखा जाए 1:15 बज रहा है। 1:15 बजे जो अभी करंट अपडेट मिली है, जो कि 28 घंटे जब 12 बज रहे थे तो उसके बाद जो मजीद आधे घंटे में अपडेट मिली है कि चूंकि NTDC के तमाम ग्रिड स्टेशन जो है बहाल हो गए, जिसके बाद जो है कराची के बीच जो बिजली की फराहमी जो है मामूल के मुताबिक आने लगी है, जिसके बाद 1900 में से 1600 फीडर मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए और रिहायशी और कमर्शियल सार्फिन जो 28 घंटों से परेशान थे उनकी परेशानी अब खत्म हो गई है। जी, मज़ीद 300 फीडर्स पर भी बहाली का अमल शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आगे बढ़ते हैं। साहिल समुंदर को साफ रखने के लिए ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की जानिब से बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदे रूहा फातिमा से। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पर, जहाँ पे ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की जानिब से द गराज स्कूल के तलबा और तालिबात जो कि प्राइमरी सेक्शन के तलबा और तालिबात हैं उनको एक बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ जो द गराज स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बीच क्लीनिंग ड्राइव का मकसद क्या था। इस बीच क्लीनिंग ड्राइव का मकसद ये है कि पोल्यूशन जो है वो ख़त्म करें हम। जो हमारे सबसे मेन जो है वो हमने CVU से स्टार्ट लिया है। थैंक यू सो मच ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को इस बात की तरफ जो है राग़िब किया
और ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया। इसी ये इनिशियल स्टेज है, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो फिर हम अपने गली मोहल्ले में बच्चे जो हैं इस तरह सीख कर अपने घर को, अपने मोहल्ले को, इसी तरह हमारी कंट्री को जो है वो साफ़ करेंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि बच्चों को ही क्यों लिया? आप बड़ों को भी ले सकते थे, लेकिन बच्चों को स्पेशली क्यों? बच्चों का जो अपना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम बच्चों से शुरू करते हैं तो उनके माइंड में चीज़ें फर्स्ट इनिशियल स्टेज में वो सबसे ज़्यादा उस तरफ जो है वो राग़िब होते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और फिर घर में अपने बड़ों को भी जो है वो सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद इसी वजह से किया है कि अपने मुल्क को पाक साफ रखें, साफ़ करने का एक मोटिव अपनाया है कि मुल्क साफ़ रहेगा तो पॉल्यूशन भी कम होगी। आलूदगी में जो दिन ब दिन पाकिस्तान कराची जो है एक पहले नंबर से या दूसरे तीसरे नंबर पर जा रहा है, तो उसमें भी कुछ कमी आएगी। जी शामिल करेंगे कारोबारी खबरें। साबिक सदर FPCCI नासिर हयात मग्गू ने कहा है कि दिसंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2022 में बरामदात में 16% कमी हुई, इसकी किसी को फिक्र नहीं। दरामदी खाम माल पोर्ट पर फंसा हुआ है, अगले 3 माह में बरामदात मजीद कम होती नजर आ रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अच्छी सूरत हाल पर हर जगह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यहाँ पे FPCCI के साबिक सदर हैं नासिर हयात मग्गू साहब, उनको भी हमने सवाल पूछा है कि जो बरामदात की बात करें तो वो दिसंबर 21 के मुकाबले दिसंबर 22 में 16% कमी हुई है, उसके क्या असरात होंगे? क्या ये सूरत हाल आगे चल के मजीद ख़राब होने जा रही है? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगले 3 महीने की जो एक्सपोर्ट होगी वो बहुत कम होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ इंडस्ट्री का ले ऑफ हो गया, ऑर्डर्स नहीं है और रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी रोज़ बरोज़ शॉर्ट होती जा रही है। ये सारा इम्पैक्ट मिला के मुझे लगता नहीं है कि आगे अगले महीने हम 2 बिलियन भी टच करें, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है। अच्छा, मैं नासिर साहब हैरान कुन बात यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक यहाँ आए थे, उल्टा आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कितने कंटेनर्स हैं, तो जो आला हुकाम है, कस्टम है, इनको नहीं पता है जो आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास कैसे डाटा होगा? देखिए, बात यह है कि इनका काम है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना। आज ही हम इनको एक ख़त भेज रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि आप हमें जो है ना इसका सॉल्यूशन दें और जो डेटा आपको चाहिए आप बैंक से ले लें। बैंक से आपके मातहत हैं, वो रोज़ डेटा बनाते हैं, कितने इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट आए, कितने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आए, हर चीज़ उनके पास फिंगर टिप्स पे है, वो तो अगले 10 मिनट में दे सकते हैं उनको। अच्छा नासिर साहब, अगर हम देखें जो 3 महीने के सिर्फ हम लेते हैं, 3 महीने जो माल फंसा हुआ है, डिटेंशन, डैमेज, ये चार्जेस लगाए, तो उसकी कॉस्ट पे कितना असर हो चुका होगा अभी? देखिए, कई ऐसी सूरत हाल कई जगह आ गई है कि जितने का माल है उससे ज़्यादा डैमेज और डिटेंशन है, और वो डॉलर में जाता है डिटेंशन जो है शिपिंग लाइन को। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये इसका हल क्यों नहीं निकालते। अगर इनके पास डॉलर नहीं भी है तो उसको मैनेज करके कोई बैठ के सोल्यूशन निकालें। जैसे हमारे पास आएंगे तो हम बात करेंगे ना, हमारे पास कम्युनिकेशन में भी उनका कोई ज़्यादा मूड नहीं होता बात करने का, हमारे ख़तों के साथ साथ जवाब नहीं देते। तो जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम सोल्यूशन कैसे देंगे? अब अगर मैंने $10,000 का कंटेनर मेरा पड़ा है, 20,000 का पड़ा है, और 20 या 25,000 कंटेनर डिटेंशन हो गया जो डॉलर में आपने जाना ही है, तो एट दी एंड तो आप नुकसान कर रहे हैं मुल्क का। जी, जैसे कि आपने सुना, जो शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं, आगे चल कर बरामदात अगले 3 माह में मजीद कम होती हुई नजर आ रही है। बुनियादी वजह ये कि दरामदी खाम माल पहली बात के क्लियर नहीं हो रहा है, होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, और डॉलर की शदीद किल्लत है, रेट्स भी 2 से 3 चल रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद कंसर्न है। साथ ही ये भी मुतालबा किया है साबिक सदर FPCCI के यहाँ पे हुकूमत बैठ कर। अशरफ खान अपडेट करने के लिए। बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक बाख्तियार बनाने के केस में सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान की दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 15 फरवरी के लिए जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार बनाने से मुतल्लिक MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से दायर आइनी दरखास्तों की आज समाअत हुई है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के वकील तारिक मंसूर। उनसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ है और उनका इस दरखास्त में क्या मौक़िफ़ है। जी बताइएगा। जी, ये MQM की दरख्वास्त जो थी, ये MQM के पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर्स ने फरवरी 2022 में जो CP 27/2020
17 थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है फरवरी 2022 की। 140A की इम्प्लीमेंटेशन है, इन्फोर्समेंट है। 349 जो तकरीबन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ट्रांसफ़र है लोकल गवर्नमेंट के निचली सतह पे। उसके अलावा हमने उसकी इन्फोर्समेंट के लिए फ़ाइल की थी। उसके अलावा हमने सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 की जो तालीम और सेहत से मुतालिक जो शोबे वापस ले लिए गए थे उसको भी चैलेंज किया था। अब 1 साल होने को आया है। अनफॉर्चुनेटली उसमें आज जो है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ ऑर्डर के बावजूद, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी कोई पेश नहीं हुआ, और एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं वो भी नहीं पेश हुए। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने टाइम मांगा है, उस पर अदालत ने कहा है कि वो हर सूरत जो है नेक्स्ट हियरिंग पे जो 15 फरवरी को पेश हों ताकि इस केस को आगे ले जाया जा सके। अच्छा, सरकारी वकील ने ये भी कहा कि इलेक्शन हो चुके हैं अब तो इस पर क्या कहेंगे अब? देखिए, सरकारी वकील ने अनफॉर्चुनेटली लगा ये कि जैसे उन्होंने फाइल ही नहीं पढ़ी, क्योंकि ये केस तो 140A की इन्फोर्समेंट से रिलेटेड था जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लार्जर बेंच की। उसमें पैरा 46 की इम्प्लीमेंटेशन है, 49 डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करने हैं। क्योंकि अब इलेक्शन हो गए हैं तो ये तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ फरवरी 2022 से हल तलब है उसको फौरी तौर पर अख्तियारात की निचली सतह में मुंतकिल किया जाए। 49 डिपार्टमेंट्स को फौरी तौर पर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए। और MQM ने इस केस को लेके आगे चली है। जमात इस्लामी की जो पिटीशन है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट से मुताल्लिक़ नहीं है, वो सिर्फ जो है तालीम और सेहत की जो शिकों से मुतसादम होने से मुताल्लिक़ है, जबकि MQM की जो पिटीशन है वो तालीम और सेहत को भी चैलेंज किया है। और 140A की जो जजमेंट की इन्फोर्समेंट के लिए भी हमने मांगा है कोर्ट से। जी, आज इस केस की समाअत हुई है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत ने उनको पाबंद किया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराएं, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को कहा गया है कि वो सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा 15 फरवरी को जो समाअत होना है उसमें जवाब। नाज़रीन, मर्द हज़रात तो तीरंदाजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मगर अब ख़वातीन में भी आर्चरी का रुझान बढ़ रहा है। मज़ीद बताएंगी हिरा जबीन। बिल्कुल, जैसे ख़वातीन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इन तमाम गेम्स में मर्दों के शाना बशाना खेल रही हैं, इसी तरह आर्चरी जिसको हम तीर अंदाज़ी भी कहते हैं, इस गेम में भी जो है ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये गेम जो है सिर्फ ख़वातीन ही जो हैं इसमें ज़्यादा नुमाया नज़र आती हैं, तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। मेरे साथ इस वक्त जो है इंटरनेशनल आर्चरी प्लेयर कंवल हसन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी कंवल, बताइए कि ये गेम किस तरह का गेम है? माइंड गेम है, फिजिकल गेम है, किस तरह का गेम है? आर्चरी जो है वो एक फ़िज़िकल और मेंटल दोनों को मिला के ये गेम है, और इसमें आपकी फीलिंग्स का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को फ़ील नहीं करेंगे, मेंटली तौर पर उसके लिए रेडी नहीं होंगे, तब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आर्चरी है वो आपको फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा कंवल, ये भी बताइएगा कि जैसे कि क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, उसके लिए आपको फिज़िकली फ़िट होने की ज़रूरत होती है, आप एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो गेम है, अगर मैं देखूं तो इस गेम में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? आपको एक्सरसाइजेस करनी है, फिटनेस क्या क्या चीज़ें हैं? फ़िटनेस जो है वो हर स्पोर्ट्स का हिस्सा है, तमाम स्पोर्ट्स के लिए फ़िटनेस ज़रूरी है, और आप जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप ऑलरेडी फ़िट हो ही जाते हैं। तो आर्चरी में जो सबसे ज़्यादा जो वर्क करते हैं वो हमारे शोल्डर्स और बैक मसल्स ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज वगैरह हैं। जी, हमारे साथ यहाँ इस वक्त कंवल हसन जो है इंटरनेशनल प्लेयर आर्चरी मौजूद है। इनका कहना है कि आर्चरी जो है बहुत ही काम जो है स्पॉट है, ये आपके माइंड को रिलैक्स करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड जो है स्पॉट है।